हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसा आप लोग? सो देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ गैसियस स्टेट। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का जो ये डेरिवेशन होगा, जो हम यहाँ डेरिवेशन करेंगे, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग आईआईटी जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर लास्ट का फॉर्मूला बाहर रखो तो भी मोर देन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं या जो सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ाया जाता है। तो आप एक तरीके से ये कंसिडर कर सकते हो कि जो गैसियस स्टेट हम पढ़ रहे हैं, ये केटीजी गैसियस स्टेट एक ही बात होती है, उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या आप कहीं से भी एमएससी कर रहे हो, तो ये डेरिवेशन आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या है। सी, हम लोग जब अरेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर अगर मान लीजिए गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब मॉलिक्यूल दो टाइप के हो सकते हैं, या तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल ए हो सकता है, एक मॉलिक्यूल बी हो सकता है, या तो हो सकता है कि वो एक ही मॉलिक्यूल हो, ए और ए दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हो। हमने ये पढ़ा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। वहीं से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ये डिपेंड करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद रिक्वायर्ड एनर्जी, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से आप कह सकते हो इफेक्टिव कोलिजन। इसको हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन जिसको हम F के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है e⁻ अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, हमने लास्ट वीडियो में वही सारी चीजें डिस्कस करी थी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड वगैरह के बारे में जब हमने डिस्कस किया था कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल का ये हमने डेरिवेशन करके देखा था यहाँ से। उससे भी हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। देखो, हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, ये सारी हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी है, उसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हमारा जो फैक्टर होता था, जिसको हम कहते थे ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है, ओरिएंटेशन फैक्टर पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये तीन फैक्टर को मिलाने के बाद जो हमारा इक्वेशन बनता था, आर्हेनियस इक्वेशन, दैट इज K will be equal to Z into P into e⁻ जिसमें ZP को हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर लिख देते थे, एंड e⁻ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू कोलाइड इन अ सेकंड, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, या जो भी हम कैलकुलेशन यहाँ पे करने वाले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस तरीके से कि मान लीजिए मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल यहाँ खड़े थे, एक ए यहाँ खड़ा है, और हम दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक मॉलिक्यूल ए यहाँ खड़ा है, एक मॉलिक्यूल एक यहाँ खड़ा है। आप इसको चाहो तो कुछ कुछ बुक्स में देखो डेरिवेशन अलग अलग तरीके से दिया जाता है। आप अगर केएल कपूर की बुक निकालोगे तो मे भी डेरिवेशन कुछ अलग टर्मिनोलॉजीज में दिया होगा, टर्म्स अलग अलग यूज किए होंगे, मकसद सेम होता है, फॉर्मूला सेम निकलता है। आप अगर लेट से पी बहादुर यूज करते हो, ठीक है, तो कुछ अलग मिलेगा। अगर आप कोई दूसरी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक यूज करते हो तो डेरिवेशन करने का तरीका बदल सकता है, पर डेरिवेशन करने का जो मेन फॉर्मेट होता है वो सेम होगा। तो लेट अस से कि इस तरीके से एक सिलेंडर बना हुआ है, इट्स अ सिलेंडर ओवर हियर, जहाँ के सिलेंडर के एक एंड पे मेरा मॉलिक्यूल बी है और सिलेंडर के दूसरे एंड पे मेरा मॉलिक्यूल ए खड़ा हुआ है। और ये जो ए और बी मॉलिक्यूल है ना, वो एक लेंथ कवर करने वाले हैं, एक लेंथ कवर करेंगे, जिसके बाद ये मॉलिक्यूल आपस में आके टकराएंगे। जब ये मॉलिक्यूल आपस में आके टकराते हैं, इसको हम कोलिजन कहते हैं, जहाँ पे मॉलिक्यूल का जो बाहर का सर्कमफ्रेंस होता है वो एक दूसरे के साथ टच कर जाएगा। ये रेडियस है ए का, ये रेडियस है यहाँ पे बी का। जब ये मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, इसके और इसको इतना एरिया जो होगा, उसके बीच में कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। दैट इज द इफेक्टिव वॉल्यूम, जहाँ पे वो दो मॉलिक्यूल आके टकराते हैं, तीसरा मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। कोलिजन हम हमेशा दो मॉलिक्यूल का कंसिडर करते हैं। लेट अस से जहाँ पर ये आके टकराएंगे, इतना एरिया हमारा कोलिजन डायमीटर हो गया। मतलब हम कह सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इतने एरिया में ये जो इतना सर्कमफ्रेंस है, ये जो अंदर का इतना एरिया है, यहाँ पर इफेक्टिवली कोलिजन होने वाला है। अब वो कोलिजन डायमीटर हम निकालेंगे कैसे? भाई बड़ा सिंपल सा है, इसका रेडियस और इसका रेडियस पकड़ते हैं। अब दोनों का रेडियस सेम हो सकता है, दोनों का रेडियस डिफरेंट हो सकता है। उससे हमको एक जो लेंथ मिलेगी, ये जो लेंथ मिलेगी, इसको हम डायमीटर डी कह देते हैं। और इससे हमको जो ये पूरा एरिया मिलेगा, मतलब यहाँ से लेके ये पूरा डायमीटर, ये पूरा जो मुझे एरिया मिलेगा, ये मेरा कोलिजन एरिया हो जाएगा। कोलिजन का क्रॉस सेक्शन मान सकते हो इसको, या जो भी मान सकते हो। तो डी रिप्रेजेंट करेगा कोलिजन डायमीटर। डी जो कोलिजन डायमीटर होगा वो इन दोनों से मिलके बनेगा, यानी डी ए और बी का होगा। ये ए और बी का ये पूरा कोलिजन डायमीटर है। ये पूरा आप ऐसे मान सकते हो, देखो ये डायमीटर है, ठीक है। तो ये पूरा कोलिजन डायमीटर है, और इतने एरिया में यहाँ तक ये मेरा कोलिजन का जो सर्कमफ्रेंस बोलो इसको, या तुम इसको जो भी बोलो, यहाँ पे मेरा कोलिजन होने वाला है। अब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जब हमारे पास होते हैं,
तो हम उनकी एवरेज स्पीड निकालते हैं, और दोनों मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट हैं तो हम लोग सी के ऊपर बार लगा देंगे। फिलहाल ये मेरा टर्मिनोलॉजी है जो मैं यूज कर रहा हूँ। सी के ऊपर बार जब मैं लगाता हूँ इसका मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल की स्पीड का मैंने एवरेज स्पीड लिया हुआ है। एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है √8 kBT/π/μ। अब मैंने यहाँ पे म्यू डाला हुआ है क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। जब भी हम दो मॉलिक्यूल्स को लेके एक सिस्टम बनाते हैं तो हम हमेशा रिड्यूस मास यूज करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस पढ़ा होगा, हमारे पास 3-4 टाइप की स्पीड्स होती हैं। 3 सबसे मेन होती हैं: मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड। अब हम यहाँ पे एवरेज स्पीड लेके चल रहे हैं। एवरेज स्पीड में 8π RT/m, RT/m को हम यहाँ पे केबीटी लिख सकते हैं। 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मोल के लिए है फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज फॉर 1 मोल। जब 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालना होता है तो हम इस पूरी चीज को डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करते हैं, और R/एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो केबीटी बन जाता है। मतलब इस फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका हो सकता है 8/π, फिर यहाँ पे R/एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ पे T/मोलार मास। अब ये मोलार मास यहाँ रिप्रेजेंट करता है जब मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, पर जब दो मॉलिक्यूल का सिस्टम की मैं बात करूंगा ओवरऑल, तो ये मोलार मास यहाँ से रिप्लेस होके आ जाएगा म्यू। म्यू का मतलब होता है रिड्यूस मास। रिड्यूस मास मुझे नहीं लगता कि मुझे इंट्रोड्यूस करने की यहाँ जरूरत है, आप लोग को एटलीस्ट इतना तो पता होगा रिड्यूस मास क्या होता है। यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर R/N जो हो जाता है वो केबी बन जाता है, जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। तो ये 8/π होगा, ये केबी बन जाएगा, ये टी बन जाएगा, और ये रिड्यूस मास हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने यहाँ से निकाला है, थोड़ा मॉडिफाई करके उस चीज को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है जिसमें म्यू रिप्रेजेंट करता है रिड्यूस मास। अब ये रिड्यूस मास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए है, ठीक है, जिसमें म्यू का फॉर्मूला होता है m1 × m2, इसका मास अपॉन m1 + m2। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं, अगर ये भी सेम मॉलिक्यूल है, ये भी सेम मॉलिक्यूल है, ऑब्वियसली तो दोनों का मास सेम होगा। अगर दोनों का मास सेम होगा तो फिर मुझे यहाँ पे सी बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की फिर वेलोसिटी सेम होगी ना, एवरेज वेलोसिटी। देखो, जब तक दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, हो सकता है दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग हों, तो हम लोग एवरेज स्पीड का यहाँ पे ये रिलेटिव स्पीड लेके चलते हैं, म्यू बार लेके चलते हैं। और जब दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं तो मेरा जो बोथ द पार्टिकल्स आर सेम, तो मेरा जो म्यू हो जाएगा, एक तो पहली बात म्यू चेंज हो जाएगा। म्यू कैसे चेंज हो जाएगा? बिकॉज m1 × m2 m² हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो ये m² हो जाएगा। m1 + m1 2 टाइम्स m हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा, m/2 बच जाएगा मेरे पास। ये मेरा रिड्यूस्ड मास हो जाएगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया, ठीक है। अब ये मेरा रिड्यूस मास हो गया अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है। अब अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं तो मेरी एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा? सी का फॉर्मूला बेसिकली क्या था? 8 kBT/π म्यू रिड्यूस मास। अब रिड्यूस मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? m/2 लिख सकता हूँ। अभी अगर 2 ऊपर आ जाए तो अंडर रूट में रहेगा, फिर उसको 2 को बाहर निकाल दूँ तो मैं √2 बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ पे। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया मैंने क्या किया। इस 2 को मैंने ऊपर लिया, ये यहाँ पे 2 यहाँ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, फिर 2 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो √2 के फॉर्म में वो बाहर निकल सकता है। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 × 8 kBT/m। अब 8 kBT/m सिर्फ सिंगल m होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल का एवरेज स्पीड। जब दोनों मॉलिक्यूल को मैं लेके चलता हूँ तो म्यू आता है, ठीक है। सी बार मैं तब लगाता हूँ जब दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे। जब सिंगल मॉलिक्यूल का निकाल रहा हूँ तो मैं उसको सी लिख के छोड़ सकता हूँ। तो जब दो मॉलिक्यूल सेम होंगे और दोनों मॉलिक्यूल को कंबाइन करके अगर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू √2 ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल का वेलोसिटी। सिर्फ सी क्या रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ यहाँ पे सी रिप्रेजेंट करता है। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये सी रिलेटिव ही रहने देता हूँ इसको, ये सी बार ही लिख के रखता हूँ यहाँ पे। ये सी बार है, ये सी बार होगा ए बी का, ये सी बार हो जाएगा ए का। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी इनका क्या होने वाला है, और ये सी हो जाएगा सिर्फ एक मॉलिक्यूल का। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो इसका स्पीड और इसका स्पीड, किसी का भी स्पीड निकाल लो, और दोनों को जब कंबाइन करके एक सिस्टम बना के हम कंसिडर, देखो फिजिक्स की प्रॉब्लम है, हम फिजिक्स में हमेशा जब टू सिस्टम पार्टिकल हमारे पास होता है ना, उनको कंबाइन करके जब एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम बना के काम करते हैं तो हम दोनों पार्टिकल का मास अलग अलग नहीं लेते, उसको हम रिड्यूस मास कहते हैं। वैसे ही जब दो पार्टिकल अलग अलग होंगे तो ये इसका स्पीड सी होगा, इसका स्पीड सी होगा। पर जब दोनों मॉलिक्यूल को एक साथ लेके चल रहे हैं, एक सिस्टम में, एक फ्रेम में लेके चल रहे हैं, तो हम उसको सी बार ए कहेंगे। दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल, दैट विल बी इक्वल टू √2 × सी। आई होप यहाँ तक का मेरा जो प्राइमरी कंडीशन है वो आपको समझ में आया। अब आते हैं मेन कंडीशन। देखो, सबसे पहली बात, जब मॉलिक्यूल ए यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और मॉलिक्यूल बी यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, तो दोनों मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे टकराने से पहले? तो मीन फ्री पाथ बिफोर कोलिजन करने से पहले फ्री पाथ कितना होगा, तो उनका स्पीड कितना है और कितना टाइम लगता है उनको टकराने से उनको कितना टाइम लगता है। तो टकराने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी, और उनकी स्पीड क्या होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड। आप बोलोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया भैया? बड़ा फॉर्मूला है, स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने यहाँ से डिस्टेंस कितना ट्रेवल करते हैं टकराने से पहले, दैट विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? ये है सी बार, मैंने लिख दिया है। ए बी लिख के चलता हूँ मैं फिलहाल। यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे तो ए बी आएगा, दो सेम मॉलिक्यूल होंगे तो ए आ जाएगा। तो प्लीज उसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, मैं हटा देता हूँ, ठीक है।
मैं फिलहाल कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कंडीशन डिपेंड कर सकती है। आप सेम टाइप के यूनिमोलिकुलर कोलिजन की बात कर रहे हो या बायमोलिकुलर कोलिजन की बात कर रहे हो, सेम टाइप के मॉलिक्यूल की कोलिजन ले रहे हो या दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के कोलिजन की बात कर रहे हो। ये मेरा फॉर्मूला हो गया लेंथ का, ठीक है, जिसको मैं लेट से एल के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जब आपस में टकराएंगे तो उनका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि ये जो कंटेनर हमने बनाया हुआ है, ये जो ऐसा एक इमेजिन किया है हमने कि यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है और इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करके आया तो उससे कंटेनर शेप बनता है, ठीक है। ये जो कोलिजन टक्कर कराएंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज पाई डी स्क्वायर, क्योंकि ये जो डायमीटर होगी तो डी होती है, ये डायमीटर को हम डी मान के चलते हैं, जिसमें रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ ए डायमीटर ऑफ बी दोनों को मिलाने के बाद मुझे इस क्रॉस सेक्शन एरिया का डायमीटर मिलता है। तो डायमीटर ए बी हो गया, पाई डी स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला बी डी क्या हो जाएगा, ये ए बी हो सकता है अगर दोनों मॉलिक्यूल अलग होंगे, और ये ए हो सकता है अगर दोनों मॉलिक्यूल एक टाइप के होंगे, ठीक है। तो मैं उसको सिर्फ हटा के छोड़ देता हूँ, आपके ऊपर आप क्या लिखना चाहते हैं। उसके बाद वॉल्यूम कितना होगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, जहां ये टकरा रहे हैं उसके आसपास 3 डायमेंशन में आप देखोगे तो वॉल्यूम होगा, तो दैट विल बी एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एरिया मल्टीप्लाइड, एरिया कितना मैंने कवर किया, पाई डी स्क्वायर, लेंथ कितना कवर किया मैंने, वो जो जिस जहाँ पे वो आके टकराएंगे ये जो कंटेनर जैसा शेप बनेगा इसका वॉल्यूम कितना होगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ओवर हियर। तो सर वॉल्यूम इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ का फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाला, ये जो हमको मिल गया यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये 3 चीजें हमने निकाली। दूसरा है डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, भाई मेरा मॉलिक्यूल ए है, उसका इस कंटेनर में डेंसिटी कितना है, व्हाट इज द डेंसिटी, तो डेंसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल निकाली है, ये नंबर डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी भी बहुत टाइप की होती है, वेट डेंसिटी होती है, नंबर डेंसिटी होती है, ठीक है, एरिया के हिसाब से डेंसिटी होती है। तो ये हमने नंबर डेंसिटी निकाली, मतलब उस कंटेनर के अंदर ए के कितने मॉलिक्यूल्स, उसकी डेंसिटी क्या है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय मॉलिक्यूल ए इन डेल्टा टाइम टी विल बी इक्वल टू, मेरा मॉलिक्यूल ए कितना कोलिजन करेगा, जैसे मान लीजिए अगर मेरा ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल ए का है, वो कितने कोलिजन करने वाला है वो डिपेंड करेगा कि बी के कितने मॉलिक्यूल्स। अगर बी के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो ए का यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, ऐसे टकराता रहेगा, कोलिजन्स बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी पे डिपेंड करता है, कितने बी के मॉलिक्यूल्स हैं ये किस पर डिपेंड करता है, तो भैया बी का नंबर डेंसिटी कितना है, एक यूनिट वॉल्यूम में बी कितना है मल्टीप्लाइड बाय एंटायर वॉल्यूम। हम जब एक कंटेनर लेते हैं तो उसमें बी का डेंसिटी कितना है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन अ सिंगल वॉल्यूम, फिर मल्टीप्लाइड बाय एंटायर वॉल्यूम, तो नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। व्हाट इज द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी को हम एन बी बाय वॉल्यूम लिखते हैं, number of molecules of B divided by entire volume is number density. What is the volume of container, volume of container आपने कैसे निकाला, पाई डी स्क्वायर, ये देखो ये हमने यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑलरेडी पहले निकाल के रखा हुआ है, हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर। आई होप यहाँ तक का लॉजिक बहुत क्लियर है। यहाँ पे जो मैं सी लेके चल रहा हूँ और जो डी लेके चल रहा हूँ वो आप डिपेंड करता है आप ए बी का लेके चल रहे हो या ए का लेके चल रहे हो। तो इस कंटेनर के अंदर मेरा मॉलिक्यूल ए कितने कोलिजन्स करेगा बी के साथ, वो डिपेंड करता है बी का आपका बी का मॉलिक्यूल्स कितने और बी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो डिपेंड करता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऐसे निकालते हैं, वॉल्यूम को हमने टोटल वॉल्यूम को हमने ऐसे निकाला क्योंकि हमने फॉर्मूला यूज किया। हम ऐसे भी बिलीव कर सकते थे इस कंटेनर के अंदर अगर मेरा मॉलिक्यूल एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उससे हम पूरा वॉल्यूम का हमने यहाँ कैलकुलेशन यहाँ पे करके रख दिया, वॉल्यूम का हमने यहाँ कैलकुलेशन किया। अब इसके आगे बढ़ते अगला, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बाय ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए विद बी। तो देखो अब भाई हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कंसीडर क्या किया, एक मॉलिक्यूल है ए का, एक मॉलिक्यूल कितने कोलिजन करेगा वो डिपेंड करता है बी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ये बी के मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स है बी के, तो ए 2 बार कोलिजन कर सकता है। अब अगर एक ए का मॉलिक्यूल 2 कोलिजन कर सकता है और ए के अगर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बी के अगर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब बताओ ए और बी के मॉलिक्यूल्स का कितने कोलिजन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए विद बी विल बी नंबर डेंसिटी ऑफ ए, मतलब भाई ए का कितना नंबर डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय बी का कितना नंबर डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय एंटायर वॉल्यूम। लॉजिक समझ में आया। तो ये हमने यहाँ से डेरिवेशन, ये मेन पार्ट जो हमने यहाँ से निकाला, नंबर डेंसिटी ऑफ ए नंबर डेंसिटी ऑफ बी, ये टोटल कोलिजन बता रहा है। ये हमको क्या बता रहा है, ए का एक मॉलिक्यूल का बी के साथ कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन बाय मॉलिक्यूल ऑफ ए इन डेल्टा टी विद बी। यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के बीच में
ओवरऑल कोलिजन्स कितने होंगे, तो ओवरऑल इतने कोलिजन्स होंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, आप इसको चाहो तो Na स्टार रिप्रेजेंट कर सकते हो, Na स्टार, इसको आप Nb स्टार रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर डेंसिटी ऑफ ए, नंबर डेंसिटी ऑफ बी, इसको पाई डी स्क्वायर ले सकते हो, सी और ये डेल्टा टी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डी के नीचे ए बी नहीं लिखूंगा, ये सी के नीचे ए बी नहीं लिखूंगा, वो बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको समझ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हमने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स निकाल लिए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या होगा, इतने कोलिजन्स हो रहे हैं ए और बी के बीच में, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के बीच में इतने कोलिजन्स हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, हमको पता कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टोटल कोलिजन डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम। तो हमको टोटल कोलिजन्स का फॉर्मूला क्या है, Na अपॉन वी, Nb अपॉन वी, पाई डी स्क्वायर डेल्टा, ये सी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na स्टार, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Nb स्टार, पाई डी स्क्वायर को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये सी बार का वैल्यू निकाल सकते हैं, सी बार का वैल्यू जो होगा ये इतना होगा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया टोटल कोलिजन्स बिटवीन ए एंड बी, जेड ए बी के का कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नॉट टोटल कोलिजन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। अगर मान लीजिए दोनों मॉलिक्यूल सेम होते, अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम होते, तो ये जो सी हमने लिखा हुआ है ये हो जाता √2 इंटू सी, √2 इंटू सी। अब √2 इंटू सी का फॉर्मूला क्या होगा, ये सॉरी √2 इंटू सी, √2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ √2 हो जाएगा, सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √8 kBt अपॉन पाई इंटू मोलार मास, मतलब मास ऑफ दैट पर्टिकुलर, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे तो हमको अलग अलग मास लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास आप m लिखो, कैपिटल M लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं m लिख देता हूँ। ये तो पहली चीज होगी, √2 इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं, जैसे हमने बोला ए और बी के बीच में कितने कोलिजन्स होंगे, जैसे एक का एक मॉलिक्यूल है और बी के मान लीजिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ए इसके साथ भी टकराएगा, ए इसके साथ भी टकरा सकता है, तो एक ए दो कोलिजन्स कर सकता है, एक ए दो कोलिजन्स कर सकता है। सिमिलरली जब मेरे दोनों मॉलिक्यूल सेम हो जाएं, मतलब यहाँ पर भी ए खड़ा है, देखो हम दो सिचुएशन को ऐसे इमेजिन करते हैं, एक मॉलिक्यूल ए का है पहली सिचुएशन, और बी के मॉलिक्यूल्स हमारे पास ये सिचुएशन, तो ए और बी अलग अलग, मेरा एक ए का मॉलिक्यूल बी के साथ टकरा सकता है, बी के साथ टकरा सकता है, अगर मेरे पास बी के दो मॉलिक्यूल्स हैं। मान लेते हैं इस सिस्टम के अंदर चार मॉलिक्यूल्स हैं, वी हैव गॉट 4 मॉलिक्यूल ए बी बी, ठीक है। अब मुझे सोच समझ के बताना, सोच समझ के मेरा रिप्लाई देना मुझे, अगर चार मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं तो ए का बी के साथ कोलिजन हो सकता है, ए का बी के साथ कोलिजन हो सकता है, एग्रीड, ठीक है। ये ए इस बी के साथ टकरा सकता है, ये ए इस बी के साथ टकरा सकता है, तो मुझे बताओ ए बी के कोलिजन्स कितने हो सकते हैं। अगर मुझे ए बी का कोलिजन पता करना होगा तो सर ए बी के चार कोलिजन्स हो सकते हैं, ए का इसके साथ, ए का इसके साथ, इस ए का इसके साथ, इस ए का इसके साथ, एग्रीड, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए का कितना कोलिजन हो सकता है और बी का कितना कोलिजन हो सकता है, सर ए तो ए के साथ एक ही कोलिजन कर सकता है और बी के साथ एक ही कोलिजन कर सकता है, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स की अगर मैं कोलिजन्स की बात करूं तो सिर्फ दो ही कोलिजन हो सकते हैं, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं ए का ए के साथ कोलिजन देखूं तो वो एक हो सकता है, और बी का बी के साथ कोलिजन देखूं तो वो भी एक हो सकता है, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है उसका रेशियो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के रेशियो से हाफ होता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ए बी आपस में चार कोलिजन्स कर सकते हैं, ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाना चाह रहा हूँ, ए बी के साथ, ए बी के साथ, ए बी के साथ, ए बी के साथ, ये चार कोलिजन्स हमारे पास पॉसिबल है, लेकिन सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के सिर्फ दो ही कोलिजन पॉसिबल है, ए का ए के साथ, बी के बी के साथ। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का और सेम मॉलिक्यूल का रेशियो अगर मैं निकालूं तो 1:2 का रेशियो आता है। सेम मॉलिक्यूल्स का रेशियो अगर 1 है तो अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का कोलिजन रेशियो हमेशा डबल होता है। तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास बोथ द मॉलिक्यूल्स आर सेम, सारे मॉलिक्यूल्स मेरे पास सेम हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम मॉलिक्यूल्स की हाफ हो जाती है डिफरेंट मॉलिक्यूल से। देखो समझने की कोशिश करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते कि कैसे आया ये हाफ कैसे बन जाता है। बहुत बार CSIR नेट वाले बच्चे मेरे से पूछते हैं कैसे हो जाता है, मैं भी पढ़ता था, मेरे को भी नहीं समझ में आता था। ए का कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होगा, यानी ए का मतलब है यहाँ पर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा वो हमेशा डिफरेंट टाइप के कोलिजन के मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी से हमेशा हाफ होता है। यहाँ तक लॉजिक समझा? सामने एक सिंपल डायग्राम लेके मैंने बता दिया, यहाँ पे डबल कोलिजन्स हो रहे हैं, 4 कोलिजन्स हो रहे हैं, और सेम मॉलिक्यूल्स के ब्लू में दिखाए हुए सिर्फ 2 ही कोलिजन्स हो रहे हैं, तो रेशियो इज ऑलवेज 1:2। तो अगर सेम मॉलिक्यूल्स होंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हाफ यहाँ हो गया, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितना था? Na स्टार, Nb स्टार, पाई डी ए बी।
Na स्टार एन, या अब Na स्टार नहीं बचेगा यहाँ पे, अब क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो Na की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, NaNb की जगह क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ पाई होगा। सिंस दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो डायमीटर ए भी नहीं होगा, डायमीटर ए हो जाएगा। और सिंस दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो अब यहाँ पे म्यू नहीं बचेगा, म्यू की जगह आ जाएगा m/2 आ जाएगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया, मैंने कैसे इसको रिप्लेस किया, क्यों रिप्लेस किया ये समझ में आया, क्योंकि मैं सेम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ ना, तो ये पूरे फॉर्मूले में जो डबल के लिए था ए, यहाँ पे बी था, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ए हो जाएगा। डायमीटर ए बी का था, अब दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट थे इसलिए हमने डायमीटर ए बी का लिया था। अब सिंस दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो हम उनका लेके क्या लेके चलेंगे, ए लेके चलेंगे, तो मेरा फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये कैसे आया मैंने ऑलरेडी पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो ये 2 था ऊपर जाएगा, फिर बाहर निकालूंगा तो √2 बचेगा, मैंने √2 यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ ले लिया, ये यहाँ ले लिया, ये सब कुछ सेम हो गया। अब देखो ये √2/2 है ना, √2/2 है, इसको भी मैं स्प्लिट कर देता हूँ। मैं नीचे वाले 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, √2 × √2 चलेगा, और √2 ऊपर को ऐसे ही रखता हूँ, बिकॉज √2 × √2 is 2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, 1/√2 × Na स्टार का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है, दोनों का सेम नंबर डेंसिटी है, पाई रहेगा d। दिस इज द फाइनल फार्मूला। तो आपको 2 फार्मूले यहाँ से याद रखने हैं। सबसे पहला फार्मूला, अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए पूछी गई है तो ये फार्मूला आप यूज करोगे, दिस फार्मूला। और अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स की पूछी गई है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे, दिस फार्मूला इज फॉर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दिस फार्मूला इज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ। अब आप मुझसे पूछोगे सर क्या एंट्रेंस एग्जाम में ये डेरिवेशन बाय हार्ट करना है? भाई तुमको भी पता है एंट्रेंस एग्जाम में कोई तुमसे डेरिवेशन नहीं पूछता। अब मैं सिंस बेसिक से पढ़ाना पसंद करता हूँ, मैं चाहता तो फॉर्मूला दे सकता था, अब मैं चाहता तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला दे सकता था, मैंने इसको पूरा, ये कौन तुमसे पूछेगा ये सब? कोई पूछता है क्या CSIR नेट में ये सारी चीज़ें? ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में काम आती है, जब आपको थ्योरी पेपर देना होता है, या ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए काम आती है कि चीज़ें कहाँ से आई, क्यों निकाला, कैसे निकाला, उसमें हर एक टर्मिनोलॉजीज को हमने कहाँ से डिराइव की। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेटा ये फॉर्मूला सिर्फ बाय हार्ट कर लेना। और अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में हो, थ्योरी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन हो सकता है, जिस हिसाब से भी आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, आपके प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया होगा, उस डेरिवेशन को देखना। और मैंने जो डिराइव करके मैंने बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से डिराइव करके दिया, मतलब मैंने कुछ यहाँ तामझाम इधर उधर का बखेड़ा नहीं करा दिया, एकदम सिंपलिस्टिक तरीके से। हो सकता है आपके प्रोफेसर ने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया हो, या हो सकता है उन्होंने एक अलग मेथडोलॉजी से आपको पढ़ाया होगा, तो कंपेयर करके देख लेना दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व कर दिए तो आप उनका फॉलो कर सकते हो, नहीं तो ये मेरा जो डेरिवेशन है ये स्वीट एंड सिंपल एंड एकदम डिसेंट डेरिवेशन। तब ये फॉर्मूला हम यूज़ कहाँ करते हैं? अरेनियस इक्वेशन में। मैंने जैसे आपसे बताया, जो हम ये ए लिखते हैं जिसमें हम जेड यूज़ करते हैं, जेड की जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये एंटायर फॉर्मूला है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। बहुत बार 12th के बच्चे भी बोलते हैं सर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे डिराइव करते हैं, तब मैं उनको बता नहीं पाता ये सारी बातें कि देखो कहाँ से आई है जेई नीट के बच्चों को। बट अगर कोई जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये डेरिवेशन काम आ सकता है। जेई मेंस और नीट तक तो ये कुछ काम आने वाला ही नहीं है, इवन बीएससी के स्टूडेंट्स को भी काम नहीं आएगा, हो सकता है एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।